बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें इससे पहले हम कुछ बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कई बार आप हमारे वीडियो को लेट में पाते हैं। बट आप पेशेंस रखो, इस बुक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब के सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। दूसरी बात कि बाद में हम आईटी एडवांस के लेवल के जितने भी और पॉसिबल क्वेश्चंस अच्छे बुक से हो सकते हैं सबको सिलेक्ट करेंगे और हम सबको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। और तीसरी बात यह है कि किसी बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि पर्टिकुलर कोचिंग का फिजिक्स का है ना जो मॉड्यूल है नीट के लिए पर्टिकुलरली शायद उसको सॉल्व करके मैं दिखा दूं। तो उसका मुझे अगर सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कहीं से सॉफ्ट कॉपी इकट्ठा करूं, अरेंज करूं और फिर इसको सॉल्व करूं। बल्कि मैंने उस बच्चे को मैसेज भी किया था बैक कि मेरे ईमेल में आप वो मटेरियल भेज दो, ठीक है। तो हम आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपका काम है मन लगा के पढ़ना और अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकाल करके अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को और अपने आप को खुश करना, ठीक है। तो चलो आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एज यूजुअल हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और तभी सॉल्व करेंगे। बिना क्वेश्चन को समझे और एनालाइज किए उसको सॉल्व करना महामूर्खता की पहचान है, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है। एज्यूम द एयर ड्रैग टू बी नेग्लिजिबल, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन। आगे के पार्ट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझ के एनालाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक बॉडी है, उसको हम हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर फेंक दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी v से, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमको एयर के ड्रैग को नेगलेक्ट कर देना है। अब यहाँ समझो कि एयर का ड्रैग नेगलेक्ट करने का क्या मतलब है। तो बेटा एयर जो है वो तो फ्लूइड है, अब फ्लूइड है तो उसमें अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उस पर वो बायनेंसी फोर्स लगाएगा और दूसरा विस्कस फोर्स लगाएगा अगर वो बॉडी इसमें मूव कर रहा है तो, है ना। और आपने स्टोक्स के लॉ भी पढ़े थे, F=6 पाई ईटा आर भी याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो याद कर लो, है ना, क्योंकि फार्मूले वगैरह तो एकदम से टिप्स पे होने चाहिए। अब चले आते हैं इसके मीनिंग को थोड़ा डिकोड करने के लिए। एयर का डेंसिटी कितना होता है, एयर का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, तो हम एयर के डेंसिटी को नेगलेक्ट कर देंगे। अब अगर हमने एयर के डेंसिटी को नेगलेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर हमारे बॉडी पे जो भी बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा वो ज़ीरो हो गया। दूसरा, चूँकि ड्रैग मतलब विस्कस फोर्स को भी हमको नेगलेक्ट कर देना है। तो अब हमारे बॉडी पर एयर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो कौन इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर, सिर्फ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी उस पर जी का एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा और हमारा बॉडी इसी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब निकालना है हमको द टाइम ऑफ मोशन। तो पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि भाई आपने जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से बॉडी को ऐसे फेंका था, वापस से जब वो मुड़ करके उसी लेवल तक पहुँचेगा तो कितना समय लगेगा, उसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ मोशन। और इसमें हम लोग एज यूजुअल ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो बंदा फेंक रहा है बॉडी को उसका हाइट ग्राउंड से बिल्कुल ज़ीरो है ना। तो जब ऐसा है तो देखो पिक्चर कैसा बनेगा, पहले ये समझो। आपने देखिए यहाँ पे क्या किया है, इधर ले लिया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस, और जहाँ से आपने फेंका है अपने बॉडी को उसको ले लिया है ओरिजिन, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लिया है एक्स एक्सिस। आपने बॉडी को यहाँ पे
भी के वेलोसिटी से फेंका था हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, राइट। अच्छा, आपने प्रोजेक्टाइल के फंडामेंटल को पहले ही पढ़ रखा है, और जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसके अनुसार ये प्योरली ना प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस हो गया सारी कंडीशंस को देखते हुए। तो मेरा जो बॉडी है यहाँ से पैराबोलिक पथ को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर गिर जाएगा, मान लो पॉइंट पी पे गिर गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, ये रेंज होता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये मैक्सिमम हाइट होता है। और बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वही तो निकालना था हमको, और इसके लिए तो आपको पास फार्मूला है ना। क्या फार्मूला है, और आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको टाइम ऑफ मोशन नहीं कहते हैं, आप इसको है ना टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और उसका फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ऐसे कुछ फार्मूला था। थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमारे लिए थीटा क्या हो गया, हमारे लिए अल्फा हो गया ये। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ हमारे इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, या कहिए टाइम ऑफ मोशन हो गया। तो पहला पार्ट तो देखो बहुत ज़्यादा बिना दिमाग लगाए ही है ना, ये आराम से निकल गया। दूसरा देखता हूँ मैं, दूसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट ऑफ असेंट, मैं यही वाला एच मैक्स निकालना है। अरे यार ये तो फार्मूला अभी फिर से आ गया, ये तो फिर से फार्मूला आ गया ना। तो एच मैक्स का क्या फार्मूला था, एच मैक्स का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे u के जगह पे v है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ओहो, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी फार्मूला था हमारे पास, r इक्वल्स टू कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ बेटा u की जगह पे केवल v कर देना है तो v स्क्वायर हो गया, और थीटा की जगह पर अल्फा कर देना है। देखो कितना आसान आसान सा है, इसमें तो हम लोग कैसे कैसे आया है ये डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने सीधा फार्मूला अप्लाई कर दिया। किसी को अगर इसका फंडामेंटल समझना है तो एक बात को ध्यान रखो कि चूँकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, और 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जनरल अप्रोच ये है कि उसको 2 परपेंडिकुलर 1 डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर दीजिए, और ये दोनों जो डायरेक्शंस होंगे उनके अलोंग जो भी वेरिएबल होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग की ना एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो होगा इसमें क्या कॉमन होगा सिर्फ टाइम टी। तो ये अप्रोच अप्लाई करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने ऐसी वर्मा में किए भी होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है एट व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई, दोनों को इक्वल कर देना है, और क्या। तो कंडीशन दिया है, और हम लोग मैथ में धुरंधर ही हैं तो हमने इक्वेट कर दिया। देखिए वी स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है ना, और ये कितना हो गया, ये वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। यहाँ देखो ये जी ये कट गया, वी स्क्वायर भी कट गया। यहाँ इधर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लिखो। यहाँ पे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से हम साइन अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा ना तो 0 है और ना ही 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि साइन अल्फा 0 नहीं है तो हम काट सकते हैं, तो काट दिया हमने यहाँ से। यहाँ मेरा बन गया साइन अल्फा, एक कट चुका है, नीचे 2 है, यहाँ से भी कट चुका है। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 कॉस अल्फा। तो अब मेरे ख्याल से ये tan अल्फा जो हो गया वो शायद 4 हो गया, और अल्फा जो हो गया वो tan इनवर्स 4 के बराबर हो गया। और हम बार बार शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमसे काफ़ी मिस्टेक आजकल हो रहा है। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर यूज करने का कमाल है, बट धीरे धीरे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर छोड़ दूँ तो शायद कैलकुलेशन हमारा सही हो जाएगा।
तो देखो बेटा दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया मेरे ख्याल से, हाँ दूसरा पार्ट हो गया। अच्छा यहाँ देखिए तीसरा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y एज ए फंक्शन ऑफ x वेयर y एंड x आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ बॉडी अलोंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। नोट करो ये डिस्प्लेसमेंट्स कहने को तो ये वर्ड कुछ मीनिंग यहाँ पे है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कन्वे कर रहा है, लेकिन ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वन डायमेंशन मोशन का भी इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जैसे आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एक फार्मूला था, याद होगा आपको। दूसरा था आपका x इक्वल्स टू यू ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ये x डिस्प्लेसमेंट था, है ना, डिस्टेंस नहीं था। नोट कीजिए, और इसकी वजह से हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दो लाइन में किए थे। ठीक है, तो हमको क्या करना है बेसिकली x और y में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अच्छा एक्स वाई क्या है पहले ज़रा समझो, मैं फिर से इसको डायग्राम बना देता हूँ। देखिए सी पार्ट के लिए मैं ये फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब हम ये मान लेते हैं कि मेरा बॉडी चलते हुए किसी टाइम t पर, सपोज कीजिए है ना, उसका लोकेशन P है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है जहाँ से आपने बॉडी को v0 नहीं है मेरे ख्याल से v लिखा है हमने बुक इसमें, तो है ना, हाँ, तो v के स्पीड से फेंका है अल्फा एंगल पर। यहाँ मान लो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ऑब्वियसली ये हमारा जो बॉडी है वो वर्टिकली वाई डिस्प्लेसमेंट अंडरगो हुआ और ये हॉरिजॉन्टली उसी टाइम में टी डिस्प्लेसमेंट, है ना, टी डिस्प्लेसमेंट अक्वायर किया, ऐसे कह लीजिए आप, लैंग्वेज जैसे भी हो। ठीक, अच्छा यही वाई और एक्स में हमको रिलेशन निकालना है, सीधी सी बात है। फार्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं बना दे रहा हूँ। हमने अभी आपको बताया था कि टू डायमेंशन मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जनरल सा मेथड है कि उसको मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर देता हूँ और दोनों डायरेक्शंस के अलोंग जो करस्पॉन्डिंग ना वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलो मैंने मान लिया कि मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में समय लिया था t, तो अच्छा इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ये v cos थीटा, v cos अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा v sin अल्फ़ा। तो मैं तो ऐसे कहूँगा ना कि जब हॉरिजॉन्टली मेरा बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें तो किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एयर वगैरह तो हमने हटा ही दिया है और ग्रेविटी तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो मैं ऐसे कह दूँ x इक्वल्स टू कह दूँ v cos अल्फ़ा इंटू टी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया बेसिकली। अच्छा y के बारे में अब क्या कहेंगे, मतलब मेरा पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट गया ना टाइम t में, तो आप उसके लिए कहेंगे y इक्वल्स टू v साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा माइनस क्यों किया बेटा, जरा नोट करो, मेरा जो पॉजिटिव y एक्सिस है उसके अलोंग जो मेरा वेलोसिटी का है ना, ये वेलोसिटी था उसको मैंने पॉजिटिव लिया था। कहने का मतलब कि इधर की तरफ के मतलब इस डायरेक्शन में जो भी वेरिएबल है उसको मैंने पॉजिटिव से डिनोट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी वेरिएबल होगा उसको मैं नेगेटिव से डिनोट करूंगा। तो ये y एक्सिस के अलोंग ये एक्सेलरेशन हो गया, और मैंने कुछ नहीं किया है, वो अभी जो लिखा था है ना h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसी को हमने खाली यूज किया है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा हमको y और x के बीच में निकालना है रिलेशन, तो t क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना, t हटा दें, तो यहाँ से मैंने t लाया x बाई भी कॉस अल्फ़ा करके, और यहाँ पे जब आप पुट कर दोगे तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं tan अल्फ़ा है ना, x tan अल्फ़ा माइनस यहाँ पर हाफ जी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, हम लोग ये जानते हैं, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा कुछ है ना कैलकुलेशन के लिए मतलब दिमाग नहीं लगाया है, सीधा सीधा लिख दिया है। तो ये देखो हमारे पास पार्ट सी आ गया, और यहाँ तक
हमको लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हो और इतना ना कर पाए। तो एक तरीके से हमने अभी तक केवल टाइम ही वेस्ट किया है। हम फाइनली जो करने जा रहे हैं वो ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन आप किए होंगे। क्या निकालना है? द कर्वेचर ऑफ रेडियाई एट द इनिशियल पॉइंट एंड इट्स पिक। तो पहले कर्वेचर का मीनिंग समझो। हो सकता है शायद तुम क्वेश्चन कर लिए हो और बिना मीनिंग समझे केवल उसके फार्मूले वगैरह याद कर लिए हो, तो पहले इसका मीनिंग समझो। कर्वेचर का मीनिंग है ना, एक्चुअली में क्या है कि मान लो कोई पार्टिकल है जो किसी प्लेन में एक कर्व पथ पे से मूव कर रहा है। सपोज कर लो कर्व है, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल है, मान लो ऐसे। सपोज करो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ ऐसे वेलोसिटी है, ये भी मान लो भाई। अब तुम ऐसे कह सकते हो कि एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं एक ऐसे सर्कल बना दूँ और ये दोनों पॉइंट्स इसी सर्कल पर हैं। तो एक्चुअल में क्या हो गया कि मेरा पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मूव किया। अब मैंने ये जो पॉइंट लिया था वो तो आर्बिट्रेरी लिया था, तो अब मैं इस पॉइंट के पोजीशन को P की तरफ टेंड कर रहा हूँ, है ना, जो लिमिट हम लोग पढ़ते थे उसके अनुसार। इसको चलो Q कह दो, कोई बात नहीं। तो मैं Q को P की तरफ टेंड कर रहा हूँ, Q टेंड्स टू P। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में मेरा जो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो सर्कल, है ना, वो सर्कल पर ये वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट हो जाएगा। दूसरी बात, इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही होगा भाई, ये रेडियस होगा। अच्छा, रेडियस और ये टेंजेंट, इसके बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारा हो गया, यही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये भी जानते हो कि चूंकि मेरा पार्टिकल ये सर्कल पर मूव कर रहा है तो इसको इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन कितने के बराबर होता है? वो होता है v²/r के बराबर, है ना। इसको मैं AC से ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेरे लिए, देखिए, इसके लिए फार्मूला बन गया v²/AC = r, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमको लगता है कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब चले आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमको पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। चलो भाई, बहुत आसान है। देखिए, y कर दिया मैंने, इधर x कर दिया। यहाँ से मैंने ये v की वेलोसिटी से अपने बॉडी को फेंका था और ये एंगल था अल्फा। आपको क्या करना है? आपको अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा शायद, है ना। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया g। अगर मैं इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, है ना, तो ज़रा सोचो क्या, ये तो इतना आसान सा मैथमेटिक्स है कि कोई भी इसको कर लेगा। ये वाला एंगल तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि आपने इस लाइन को इस v के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? टोटल यहाँ से तक 90 है। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका अल्फा हो गया, g का इधर कंप्लीट हो जाएगा g cos अल्फा। तो आप इसका फार्मूला यूज कर लो, तो आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा, आप I कर लो, मतलब RI कह दो, इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा v²। तो v² तो है ये भाई यहाँ पर, अपॉन इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया g cos अल्फा ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये निकल गया। दूसरा कहता है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे चले आओ। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आप आओगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका वेलोसिटी यहाँ हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है, नोट करो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो किसी तरह का कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो वो तो फिक्स रहता है हमेशा। और वो कितने के बराबर था? वो था v cos अल्फा के बराबर, और इस डायरेक्शन में ही g था, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ 90 डिग्री था। तो बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r
2 कह लो आप इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका ये v cos अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन g। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो